फिल्म की कहानी बहुत दूर के भविष्य पर आधारित है। हमारी दुनिया पर गुप्त रूप से एक रहस्यमय शक्ति द्वारा हमला किया जा रहा है, जो लोगों को हर दिन अधिक चिंतित कर रहा है। चिंता के कारण अंतर्राष्ट्रीय दहशत का भ्रम पैदा होता है, जिसे आपातकाल के नाम से जाना जाता है। इसने नागरिकों में कुछ बुरा होने का डर पैदा कर दिया है, जो बदले में अर्थव्यवस्था और दुनिया को परेशान करने वाले अन्य कारकों के साथ खिलवाड़ करता है। रेनी एक अनाथ है जिसे पढ़ना पसंद है और वह अपनी कंपनी का आनंद लेता है। वह दोस्त बनाना चाहता है, लेकिन अनाथालय के बच्चे उसके बुद्धिमान होने का मजाक उड़ाते हैं। वह अक्सर खुद को जगह से बाहर महसूस करता है, ज्यादातर इसलिए क्योंकि बाकी लोग उसकी तुलना में आधे भी स्मार्ट नहीं हैं। उनके एकमात्र गुरु उनकी तमिल भाषा शिक्षिका सुश्री पेरुमल हैं। एक दिन वह उसे एक परीक्षा के बारे में एक विज्ञापन दिखाती है, जिसमें विजेताओं को बोटराइट अकादमी नामक एक प्रतिष्ठित स्कूल में भाग लेने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। रेनी हमेशा से बोटराइट के पास जाना चाहता था, लेकिन उसे उसकी क्षमताओं पर संदेह है। सुश्री पेरुमल ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह परीक्षण में उपस्थित सभी लोगों में से सबसे योग्य व्यक्ति होंगे। अगली सुबह वह उसे लेने आती है। फिर वे परीक्षा हॉल तक जाते हैं और गले मिलने के बाद अलग हो जाते हैं। उनके साथ कई बच्चे भी परीक्षा देने आए हैं। उनके परीक्षक का नाम नंबर 2 है, एक विचित्र लेकिन सख्त महिला जो उन्हें बताती है कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। रेनी पहले प्रश्न को देखता है, जो उससे पूछता है कि यदि उसके पास ऊंचाई से गिरने वाले हाथी और लामा के बीच केवल एक को बचाने का मौका हो तो वह किसे बचाएगा। रेनी ने जवाब दिया कि वह हाथी को इस उम्मीद में बचाएगा कि यह लामा के पतन को तोड़ सकता है और वे दोनों जीवित रहेंगे। करुणा से जुड़े कई सवालों के जवाब देने के बाद वह आखिरी सवाल पर पहुंचता है, जो उससे पूछता है कि क्या वह बहादुर है। रेनी को इसके बारे में सोचने में समय लगता है और वह जवाब देता है कि वह ऐसा सोचना चाहेगा। नंबर 2 उन्हें लिखना बंद करने के लिए कहती है। जब छात्र धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं तो वह पेपरों को ग्रेड देती है। पूरा होने के बाद वह उन्हें सूचित करती है कि जो छात्र इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, उन्हें परीक्षा के दूसरे चरण में प्रवेश दिया जाएगा। उन्हें ठीक दोपहर 1 बजे अगले ब्लॉक की एक बिल्डिंग में रिपोर्ट करना होगा। वह इस बात पर भी जोर देती है कि उन्हें परीक्षण के लिए केवल एक पेंसिल और इरेजर लाने की अनुमति है। जब रेनी ने उससे पूछा कि क्या लीड टूटने की स्थिति में उन्हें शार्पनर उपलब्ध कराया जाएगा, तो उसने जवाब दिया कि उनके पास परीक्षण के लिए आवश्यक सभी चीजें होंगी। फिर वह उत्तीर्ण छात्रों की सूची पढ़ती है, जिसमें केवल रेनी का नाम है। बाकी सभी लोग निराश होकर परिसर छोड़ देते हैं, जबकि रेनी अगले परीक्षा हॉल में जाता है। अंदर चलते समय उसके सामने रोंडा नाम की एक लड़की गलती से अपनी पेंसिल सीवर नाली में गिरा देती है। रोंडा की दोस्त उसे छोड़कर अंदर चली जाती है, लेकिन रेनी उसकी मदद करने की पेशकश करता है। परीक्षा शुरू होने से पहले उनके पास केवल कुछ ही मिनट होते हैं, इसलिए वह अपनी पेंसिल को 2 हिस्सों में तोड़ देता है, इस विश्वास के साथ कि अंदर एक शार्पनर उपलब्ध कराया जाएगा। वह आभार व्यक्त करती है और परीक्षण के दौरान उसे उत्तर दिखाने की पेशकश करती है, लेकिन रेनी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परीक्षा हॉल में नंबर 2 उन्हें समझाता है कि जो भी परीक्षा के दौरान बोलेगा उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। वह यह भी कहती हैं कि परीक्षा लंबी और कठिन होगी। एक लड़की टिप्पणी पर कराह उठती है और शोर मचाने के कारण उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। रेनी अपना हाथ उठाता है और इशारा करता है कि उसे अपनी पेंसिल को तेज करने की जरूरत है। नंबर 2 समझता है और उसे ऐसा करने की अनुमति देता है। आखिरकार परीक्षण शुरू होता है और कुछ ही सेकंड में एक लड़का चिल्लाते हुए भाग जाता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। रेनी उन प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करता है जिन्हें समझना उसके लिए बहुत कठिन है। उनमें से अधिकांश विश्व इतिहास और भूगोल के बारे में उन्नत स्तर के प्रश्न हैं। फिर भी रोंडा, जो रेनी के ठीक पहले बैठी है, केवल आधे घंटे में काम पूरा कर लेती है। उत्तर प्रस्तुत करने से पहले वह चुपके से रेनी के लिए कागज का एक छोटा सा टुकड़ा गिरा देती है। उसने देखा कि पेपर में सभी उत्तर हैं। हालांकि रेनी सवालों से जूझ रहा है, लेकिन वह इसे नहीं उठाता है। माहौल तनावपूर्ण है क्योंकि कुछ छात्र कठिन प्रश्नों के कारण लगभग रोने लगते हैं।
रेनी को कोई भी उत्तर नहीं पता, लेकिन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने पर उसे पता चलता है कि पहले प्रश्न का उत्तर आखिरी प्रश्न में छिपा है। इस तरह सभी उत्तर प्रश्नों में ही हैं। यह पता लगाने के बाद वह आसानी से उन्हें लिख लेता है और परीक्षण में अच्छा प्रदर्शन करता है। थोड़ी देर बाद परिणाम घोषित किया जाता है और फिर केवल रेनी पास होता है। यह उसके लिए आश्चर्य की बात है, क्योंकि रोंडा ने धोखा दिया है। वह उसके भाग्य की कामना करती है और उसे आगे के निर्देश की प्रतीक्षा करने के लिए छोड़ देती है। तभी स्टिकी वॉशिंगटन नाम का एक ए ग्रेड छात्र कमरे में प्रवेश करता है। स्टिकी के पास एक ईडिटिक मेमोरी है, जिसका अर्थ है कि वह जिस चीज पर अपनी नजर रखता है उसे याद रख सकता है। वह अपने बैच में परीक्षा पास करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, जो उन्हें अजीब लगता है क्योंकि किसी और ने धोखा दिया था। यह पता चला कि परीक्षण से पहले उन्हें भी यही अनुभव हुआ था और वे उसी लड़की से मिले थे जिसने अपनी पेंसिल सीवेज में गिरा दी थी। उन्हें पता चला कि इस चाल का वास्तविक उद्देश्य उनकी वफादारी और दयालुता का परीक्षण करना था। इसलिए वे उत्तीर्ण हो गए और अन्य छात्र, जिन्होंने केवल प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित किया, वे उत्तीर्ण नहीं हुए। अचानक एक लड़की दौड़ती हुई कमरे में आती है और अपना परिचय केट के रूप में देती है। वह एक एथलेटिक और साहसी लड़की है जो अपने उपकरणों की लाल बाल्टी के बिना कभी भी कहीं नहीं जाती है। केट का दावा है कि वह वास्तव में परीक्षा पास नहीं कर पाई क्योंकि प्रश्न बहुत कठिन थे। वास्तव में उसका चयन इसलिए किया गया क्योंकि उसने ध्यान भटकाकर सभी नाराज माता-पिता को भगाने में नंबर 2 की मदद की थी। फिर क्रिस्टा और डेवी समूह में शामिल हो जाते हैं। उन्होंने परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली है और उन्हें पूरा विश्वास है कि वे बोटराइट अकादमी में जगह बना लेंगे। क्रिस्टा सब कुछ जानती है, जो सोचती है कि हर कोई उससे कमतर है। टीम के एकत्रित होने के बाद उन्हें अगले परीक्षण के पर्यवेक्षक मिलिगन से मिलवाया जाता है। वह उन्हें एक के बाद एक कमरे में प्रवेश करने का निर्देश देता है और क्रिस्टा को पहले जाने के लिए कहता है। वह कमरे में चली जाती है और शतरंज की बिसात के पैटर्न वाले फर्श को देखती है। फर्श पर एक नोट उसे काले या सफेद वर्गों पर कदम रखे बिना कमरे को पार करने के लिए कहता है। वह स्पष्ट रूप से नहीं कहती है, कार्य करने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि यह एक पेचीदा प्रश्न है। मिलिगन ने उसे अयोग्य ठहराया और घर जाने के लिए कहा। इसके बाद डेवी कमरे में प्रवेश करता है और पीले वर्गों पर कूदने के लिए अपनी एथलेटिक क्षमताओं का उपयोग करता है। वह दीवार से चिपक जाता है और आसानी से कमरे के दूसरे छोर तक छलांग लगा देता है। उसके गुजरने के बाद केट अपने औजारों की लाल बाल्टियों के साथ प्रवेश करती है। वह अपनी बाल्टी से एक रस्सी का उपयोग करती है और रास्ता बनाने के लिए उसे कसकर बांधती है। केट लंबे समय तक सर्कस में काम करती थी और रस्सियों पर आसानी से चल सकती थी। वह दूसरे छोर तक पहुंचने और कार्य को पूरा करने के लिए अपने कौशल का उपयोग करती है। जब स्टिकी की बारी आती है तो वह प्रश्न को ध्यान से पढ़ता है और पता लगाता है कि यह विशेष रूप से उन्हें अपने पैरों से कदम न उठाने के लिए कहता है। इसलिए वह इसके बजाय उन चारों पर चढ़ जाता है और कमरे को पार कर जाता है। अंत में रेनी बहुत देर तक सोचता है और कमरे के दूसरे छोर तक चला जाता है। जब उसने पूछा कि उसने परीक्षा कैसे उत्तीर्ण की, तो उसने दावा किया कि बक्सों की लंबाई अधिक थी, जिसका अर्थ है कि वे वर्गाकार नहीं थे, इसलिए वह बस चलकर पार हो गया। उसके बाद मिलिगन ने उन्हें अपने साथ उस स्थान पर आने के लिए कहा जहां उनका अंतिम परीक्षण लिया जाएगा। ऐसा दावा करते हुए वह उन्हें सीवर में ले जाता है। यह उनके गंतव्य तक पहुंचने का मार्ग है। बच्चों को यह अजीब लगता है कि इतने प्रतिष्ठित स्कूल में प्रवेश परीक्षा के फाइनलिस्टों को सीवेज से गुजरना पड़ता है। रेनी ने यह भी नोट किया कि किसी भी परीक्षक ने अभी तक बोटराइट अकादमी का उल्लेख नहीं किया है। वह अब भी मिलिगन पर भरोसा करता है और हवेली के सामने वाले लॉन तक पहुंचने के लिए उसका पीछा करता है। मिलिगन उन्हें यह जांचने के लिए कुछ मिनटों के लिए अकेला छोड़ देता है कि अंदर सब कुछ तैयार है या नहीं। जब बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है तो डेवी व्यायाम करना शुरू कर देते हैं, जबकि अन्य 3 अपने परिवार के बारे में बात करते हैं। केट ने खुलासा किया कि जब वह छोटी लड़की थी तब उसकी मां की मृत्यु हो गई
और उसके पिता ने उसे एक अनाथालय में छोड़ दिया। वह उसे दोष नहीं देती क्योंकि इसी तरह उसे सर्कस के प्रति अपना प्यार मिला। रेनी ने यह भी खुलासा किया कि वह अपने माता पिता को कभी नहीं जानता था, लेकिन वह अब भी उन्हें आमतौर पर याद करता है। डेवी ने एक टिप्पणी के साथ कहा कि उसके माता पिता उससे प्यार करते हैं और उसे अपना चमत्कार कहते हैं। इसके बाद उन्हें भूल भुलैया जैसी दिखने वाली हवेली के अंदर बुलाया जाता है। रोंडा उनके सामने आती है और बताती है कि उसे उनका परीक्षण करने के लिए भेजा गया था। उनके अगले कार्य के लिए उन्हें भूल भुलैया के 4 अलग अलग हिस्सों में रखा जाता है और दूसरी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खोजने के लिए कहा जाता है। एक बार जब वे उक्त मंजिल पर चढ़ जाएंगे तो घंटी बजाने वाले पहले 3 लोग जीतेंगे। एक संकेत के रूप में रोंडा ने उल्लेख किया है कि उन्हें अपनी आंखें बंद करके ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। कार्य अंततः शुरू होता है और रेनी तुरंत सुराग ढूंढना शुरू कर देती है। वह देखता है कि प्रत्येक द्वार पर 4 चिन्ह हैं जो अलग अलग दिशाओं की ओर इशारा करते हैं। इस बीच स्टिकी सुराग को गंभीरता से लेता है और अपनी आंखें बंद करके भूल भुलैया को सुलझाने की कोशिश करता है। अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी के कारण वह बहुत तेजी से रास्ता तय कर लेता है। दूसरी ओर केट लीक से हटकर सोचती है। वह दीवार पर लगा एक वेंट खोलती है और ऊपर चढ़ने के लिए इसका उपयोग करती है। अंत में डेवी है जो स्टिकी का पीछा करता है। जब वह सीढ़ियों पर पहुंचता है तो डेवी उसे दीवार पर धक्का देता है और सबके सामने घंटी बजाता है। रेनी को जल्द ही पता चला कि संकेत ब्रेल में हैं जो उसे दिशा बताते हैं। वह सीढ़ियों तक भी पहुंचता है और स्टिकी को ऊपर चढ़ने में मदद करता है। केट पहले से ही वहां मौजूद है और उनका इंतजार कर रही है ताकि वे सभी एक साथ घंटी बजा सकें। जैसे ही वे ऐसा करते हैं, तीनों जीत जाते हैं और डेवी अयोग्य हो जाते हैं। निर्देश में कहा गया था कि घंटी बजाने वाले पहले 3 लोग जीतेंगे, क्योंकि स्टिकी, केट और रेनी 3 थे जिन्होंने एक साथ घंटी बजाई, वे जीत गए। इसके बाद उन्हें परीक्षण के मास्टरमाइंड श्री निकोलस बेनेडिक्ट से मिलवाया जाता है। जैसे ही वे आगे की दिशा के बारे में बात करते हैं, कॉन्स्टेंस नाम का चौथा और सबसे कम उम्र का सदस्य उनकी टीम में शामिल हो जाता है। वह एक छोटी बुद्धिमान लड़की है जिसे इस बात की परवाह नहीं है कि कोई क्या सोचेगा। यह पता चला कि उसने दूसरों की तुलना में थोड़ा अलग तरीके से परीक्षा उत्तीर्ण की। सबसे पहले उसने यह दावा करते हुए सभी प्रश्नों को काट दिया कि वे गलत थे। फिर उसने निर्देशों की अवज्ञा की और जितनी चाहे उतनी पेंसिलें ले आई। और आखिरी परीक्षा में उसने भूल भुलैया को हल करने के बजाय सैंडविच का आनंद लिया। उनके अनूठे व्यक्तित्व के बावजूद भी उनका चयन हुआ। फिर सच्चाई के क्षण के लिए श्री बेनेडिक्ट उन्हें बताते हैं कि उन्हें बोटराइट अकादमी की छात्रवृत्ति के लिए भर्ती नहीं किया गया है। इसके बजाय उन्हें दुनिया को बचाने के लिए एक गुप्त मिशन के लिए चुना गया है। बच्चे शायद ही समझ सकें कि क्या हो रहा है। श्री बेनेडिक्ट बताते हैं कि केवल वे ही हैं जो आपातकाल को समाप्त कर सकते हैं और दुनिया को अराजकता से बचा सकते हैं। यह पता चला है कि एक रहस्यमय अचेतन संदेश रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से दुनिया भर में प्रसारित किया जा रहा है। जब लोग ऐसे टीवी और रेडियो शो सुनते हैं तो वे केवल वही ध्वनि सुनते हैं जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, लेकिन उस आवाज के पीछे किसी ने कम फ्रीक्वेंसी में हिंसक संदेश जोड़ दिए हैं जिन्हें इंसान का कान नहीं पकड़ सकता। हालांकि लोग संदेश नहीं सुन सकते, उनका मस्तिष्क आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए वे अवचेतन रूप से उस संदेश पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं जो उन्हें चिंतित करता है। इन संदेशों ने अंतर्राष्ट्रीय दहशत का भ्रम पैदा किया है जिसे हम आपातकाल कहते हैं। 1 साल के लंबे शोध के बाद श्री बेनेडिक्ट ने पाया कि संदेशों के संकेत एक द्वीप से आ रहे हैं जो बच्चों के स्कूल का घर है। इसीलिए केवल बच्चों को ही वहां जाने की अनुमति है। इसीलिए इस कार्य के लिए उनके समूह का चयन किया गया है। वह उन्हें ना कहने का विकल्प देता है और खुश है कि उसे ऐसे बुद्धिमान बच्चों से मिलने का मौका मिला। बहुत सोचने के बाद वे सभी मिशन में शामिल होने और अपना प्रशिक्षण शुरू करने के लिए सहमत हुए। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।